हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में कॉची इंटीग्रल थ्योरम डिस्कस हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमारी क्या थी, ताकि आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम को समझते हैं कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपकी क्या थी। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और वो किसी कर्व सी में, ये कर्व सी है आपकी, इस सी की बाउंड्री में फंक्शन एफ जेड और इसके अंदर हर पॉइंट पर एनालिटिक है, तो आप क्या करते थे, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड को जीरो कर देते थे। ये जो इंटीग्रांड है एफ जेड, अगर ये दिए गए कर्व की बाउंड्री में और उसके अंदर हर जगह एनालिटिक है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली जीरो लिख देते थे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका फंक्शन एफ जेड, यहां पर कोई पॉइंट ए है जहां पर एनालिटिक नहीं है। फंक्शन एफ जेड अगर आपका कोई पॉइंट ए है जहां एनालिटिक नहीं है और ए बाउंड्री के अंदर है, तो फंक्शन आपका ए पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है और ए बाउंड्री के अंदर है, उस केस में कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं होती। तब आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपका क्या है, if f of z is analytic within and on a closed curve C and A is any point within C, then f of A is equal to 1 upon 2 pi I इंटीग्रल C fz upon z minus a dz। यानी इस पूरे के पूरे इंटीग्रांड की जो सिंगुलरिटी है वो कहां पर है, z इक्वल टू a पॉइंट पर। तो हमने क्या किया, इंटीग्रांड में z माइनस a अलग कर दिया और बचे हुए को fz लिख दिया। ठीक, बेसिकली ये फार्मूला थ्योरम तो ये है जो आपको दी गई है, लेकिन ये न्यूमेरिकल में अप्लीकेबल कैसे होगी। आपको चूंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन, मान लीजिए आपको एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है, डी जेड। तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रांड है जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं होगा, तो इस इंटीग्रांड में जेड माइनस ए अलग फैक्टर बन गया, एफ जेड अलग फैक्टर बन गया। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप लिख दोगे 2 पाई आई एफ ए। यानी अगर रीजन के अंदर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, जहां पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, तो इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। वही इसने कहा कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू। अगर थ्योरम का स्टेटमेंट कोई पूछे तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो रेड से लिखा हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमको इंटीग्रेशन निकालने के लिए आएगा। लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल या कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। चलिए हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन लिखिए, evaluate evaluate closed integral c e to the power 2z upon z square plus 1 dz, where c is mod z equal to half। यानी ये कह रहा है आपसे कि आपको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है किस रीजन में, सी कर्व में, जहां पे सी की वैल्यू नॉट जेड इक्वल टू 1/2। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाना चाहोगे तो लगेगी क्या, बताइए, पूछिए आप कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी क्या। यस, यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी। कैसे, अगर मैं इसको कर्व को ड्रॉ करूं तो मॉड जेड इक्वल टू 1/2 कर्व क्या बनेगी बेटे, मॉड जेड
इक्वल टू 1/2 जो आपकी कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी? ओरिजिन पे सेंटर और 1/2 रेडियस। और सिंगुलरिटी जो है बेटे वो कहाँ पे है? z²+1। सिर्फ समझा रहा हूं मैं, अभी इस न्यूमेरिकल को पलटूंगा मैं। z² + 1 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू, आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम रिवाइज करा रहा हूं मैं, प्लस माइनस आई। तो ये दोनों प्लस माइनस आई का मतलब क्या हुआ? +1 और -1। और दोनों ही पॉइंट जो सिंगुलरिटीज हैं ये रीजन के बाहर। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग जाती और आप इसको डायरेक्टली 0 के बराबर कर देते। अगली बात समझ में, ये आप डायरेक्टली इसको 0 के बराबर कर दोगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं z² को एलिमिनेट कर दूं, सिर्फ z+1 करूं, अब यही सर्किल रखूं, ठीक। और सर्किल को भी मैं z इक्वल टू 1/2 न लिखकर z इक्वल टू 2 लिख दूं। तो क्या ये 0 हो पाएगा? नहीं। इसलिए 0 नहीं हो पाएगा बेटे कि देखो, अब यहाँ पे जो सर्किल है z इक्वल टू 2 का मतलब हुआ मॉड z इक्वल टू 2 का मतलब हो गया आपका सर्किल विथ सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 2। तो z इक्वल टू, जब मॉड z इक्वल टू 2 आप लिखोगे तो ये पॉइंट हो गया 2 और ये पॉइंट हो गया 2। और ये जो सिंगुलरिटी है वो -1 पे, ये -2। और सिंगुलरिटी कहां पर है? -1 पे। और ये सर्किल के अंदर आ गई, बाउंड्री के अंदर आ गई। तो यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग पाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा वो पॉइंट सिंगुलरिटी कहलाता है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, सिंगुलरिटी चेक करने के लिए टेंशन मत लेना, सीधे के सीधे डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दिया करो। तो जब डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस पॉइंट पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, यानी यही सिंगुलरिटी। चलिए न्यूमेरिकल इसको करते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल बन गया, इवेल्युएट इंटीग्रल c e⁻²z अपॉन z+1 dz वेयर c इज मॉड z इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय टीज आर गिवन बाय, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देना होता है। तो क्या हो गया? z+1 इक्वल टू 0। या आपको और स्पेसिफिक होना, सिंगुलरिटीज ऑफ इंटीग्रैंड are given by mod z+1 equal to 0. This implies z equal to -1। आपने सर्किल बना ही दिया है बेटा, ठीक। तो सर्किल बना दिया है तो z इक्वल टू -1 आ गया, विच लाइज इनसाइड गिवन कर्व c दैट इज मॉड z इक्वल टू 2। तो यानी अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कॉची इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा। हेंस बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है? दैट इज इंटीग्रल c fz अपॉन z-a dz इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए, ठीक। हेंस इंटीग्रल c e⁻² अपॉन z+1 dz इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए की वैल्यू कितनी है बेटे? -1 ना, ये देखो -a है और यहाँ पे +1 है तो ए की वैल्यू -1, एफ ऑफ -1। यहाँ पे लिखो हियर, यहाँ पे एफ जेड क्या है? न्यूमरेटर वाला एफ जेड कहलाता है। एफ जेड क्या है? e⁻²z। सो एफ ऑफ -1 क्या बन जाएगा बेटे? e⁻², जेड की जगह -1 लिख दिया, बस। दिस इक्वल टू 2 पाई आई e⁻², यानी 2 पाई आई अपॉन e²। ये बनेगा।
तो जब सिंगुलरिटी आपके रीजन के अंदर होगी तब आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हो। ये थी पहली वैरायटी जिसमें सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी है जो कि रीजन के अंदर। ठीक, अब मैं दूसरी वैरायटी पे लेके चलता हूं जहां पर एक से ज्यादा सिंगुलरिटी रीजन के अंदर होगी। यहाँ पर एक ही सिंगुलरिटी थी z इक्वल टू -1 और वो रीजन के अंदर थी, तो मैंने डायरेक्टली एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए लगा दिया। अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। इवेल्युएट सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 z-3 dz, where C is the circle mod z इक्वल टू 4। अब यार चलो, तो सबसे पहला काम हमारा कि इन न्यूमेरिकल्स को करने में, तो देखो एनालिटिसिटी चेक होनी होती है। और किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा फंक्शन? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। मैंने एनालिटिक जब पढ़ाया तो आपको बताया था कि साइन, कॉस, पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे एनालिटिक होते हैं। और फ्रैक्शंस में अगर पॉलिनोमियल या ये फंक्शंस दिए गए हैं तो ये भी एनालिटिक होते हैं, बशर्ते कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो जब फ्रैक्शन में दिया जाएगा, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला की मोस्टली प्रॉब्लम फ्रैक्शंस में ही होंगी, तो जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 होने पर एनालिटिक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर को 0 करके हम सिंगुलर पॉइंट निकाल लेंगे। और फिर से रिवाइज कर देता हूं, सिंगुलर पॉइंट या पोल्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। इसी वजह से सिर्फ ये लाइन लिखने से सिंगुलरिटीज, या ब्रैकेट में लिख दो मैं आपको, और पोल्स आर गिवन बाय z-2 into z-3 is equal to 0. So this implies z equal to 2, 3। ये आपकी सिंगुलरिटी हो गई, यानी यहां पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। ठीक, अब आपका रीजन क्या है? मॉड z इक्वल टू 4। हमें ये चेक करना है क्या मॉड z इक्वल टू 4, ये जो आपका सर्किल है, तो ये पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो देखते हैं। मॉड z इक्वल टू 4 का मतलब क्या है बेटे? सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन y, x और z प्लेन। आपने रीजन ट्रेस कर दिया, ये है कर्व C। 2 और 3 ऑब्वियसली बेटे, ये 4 है, ये -4 है, तो 2 पॉइंट भी अंदर होगा और 3 पॉइंट भी अंदर होगा। यानी सिंगुलरिटी जो है आपकी वो दिए गए रीजन के अंदर है। लेकिन अभी हमने, अगर हम देखें, हमारा जो फार्मूला था जो हमने यूज किया है वो तो सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी के लिए, ओनली z-a। और यहां पर दो दो सिंगुलरिटीज हैं, z-2 और 3, और दोनों ही यहां पर हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैसे किए जाएंगे वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? दीज पॉइंट्स, सबसे पहले तो ये लिखो, कंप्लीट करो, दीज पॉइंट्स लाइज इनसाइड C। तो अब उस केस में बेटे आपको क्या करना है? C साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 इंटू z-3 dz इक्वल टू, एक बार आप क्या करो, एक फैक्टर को डिनोमिनेटर में रखो, z-2 को आपने रख लिया और इसको दिया C1 कर, और दूसरे फैक्टर को न्यूमेरेटर में ले जाओ, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-3। दूसरे फैक्टर को आप
न्यूमरेटर के साथ मर्ज कर दिया, प्लस C2। अब Z-3 को नीचे डिनोमिनेटर में रख लो, यही इसका तरीका है। ठीक, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहां पर इसी के साथ आप रख लो, क्या Z-3 को आपने डिनोमिनेटर में रखा ना, तो Z-2 को न्यूमरेटर में ले जाओ। ऐसा क्यों किया है मैं सबसे आखिरी में समझाऊंगा इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद। अभी तो क्वेश्चन बनाना सीखो कैसे बनता है फिर। तो जब आपको देखा कि दो दो पॉइंट्स पे सिंगुलरिटी है, 2 पे और 3 पे, और दोनों ही पॉइंट सर्किल के अंदर है, तो आपने क्या किया, एक बार Z-2 को नीचे डिनोमिनेटर में रखा और Z-3 न्यूमरेटर में ले गए, रहेगा अपॉन में ही बेटा, ठीक है, डिवाइड होके ही रहेगा। फिर अगली बार Z-3 को डिनोमिनेटर रखा, Z-2 को ऊपर ले गए, और ये बन गया, एक को लिख दिया C1, एक को लिख दिया C2। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको डालो इक्वेशन, या डायरेक्टली लिख दो इक्वेशन 1 बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, बार बार लिखेंगे हम ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल C f(z) अपॉन Z-a dz इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। यही तो होता है। वी हैव, सबसे पहले पहले वाले को इवेल्युएट करो, C1 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z-3, और डिनोमिनेटर में कौन है, Z-2। तो आप 2 सिंगुलरिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ 2। अब यहां पर आप एफ जेड क्या लिया है आपने, एफ जेड आपने लिया है बेटे साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन Z-3। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 2 - 3। साइन 4 पाई 0, कॉस 4 पाई 1, तो 1 अपॉन -1 यानी -1 इज इक्वल टू -2 पाई है। ये आ गया पहला। अब आपको ये Z-3 नीचे वो का C2 वाले इंटीग्रल को वैल्यू निकालना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, एंड C2 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब मैंने Z-3 को डिनोमिनेटर में रोका, Z-2 dz इक्वल टू, तो यहां पर सिंगुलरिटी मैंने 3 ली, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आई F3। चलिए Fz आपका यहां पे क्या बन गया, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन Z-2 इक्वल टू साइन 9 पाई प्लस कॉस 9 पाई अपॉन 3 - 2। तो साइन 9 पाई ऑड है, साइन पाई वाली लाइन पे जाएगा तो 0, कॉस 9 पाई ऑड है, 9 पाई देखो कहाँ जाएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, और ये रहा 9 पाई। तो -1 यहाँ इस निगेटिव एक्सिस में क्या होता है, -1, तो हो गया -1, सो इक्वल टू -2 पाई आई। ठीक, अब ये दोनों इंटीग्रल्स, C1 वाले इंटीग्रल की वैल्यू -2 पाई आई आई, और C2 वाले इंटीग्रल की वैल्यू भी -2 पाई आई, रख दो दोनों वैल्यूज, पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ इंटीग्रल्स, वैल्यूज ऑफ both integrals in equation 1, we get integral C
साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 z-3 dz इक्वल टू, दोनों की वैल्यू -2 पाई आई है, तो -2 पाई आई -2 पाई आई इज इक्वल टू -4 पाई आई आंसर। ठीक, अब ऐसा हमने किया क्यों, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आपको पता रहे ऐसा हमने क्या क्यों किया कि हमने इसको C1 और C2 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, होता क्या है बेटे, जैसे मैं इस कर्व को फिर से बनाता हूं, एक्स वाई, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये है 4, ये है -4, और ये पॉइंट था 2, और ये पॉइंट था 3, दोनों अंदर है, और ये है कर्व आपकी सी, जो कि मॉड जेड इक्वल टू 4 है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, कॉची थ्योरम हमारी मल्टीपली कनेक्टेड कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो क्या कहती है कि अगर सी एफ जेड डी जेड और कर्व सी मल्टीपली कनेक्टेड है, C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस एंड सो ऑन, आप ढेर सारे छोटे छोटे क्लोज्ड कर्व ले लें और सारे पॉइंट्स रीजन के कवर कर दें। इस कर्व सी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, हम ढेर सारे छोटे छोटे कर्व्स लेकर, ये कर्व्स मल्टीपली कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे, जैसे मैं ये आया यहां पर, इसको बना दिया C2 एक कर्व, और इसको बना दिया C3 दूसरा कर्व। हम ऐसे आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आके हमने यहां से ये कनेक्ट कर दिया, तो ये हम यहाँ पे ऐसे गए, फिर ऐसे घूम गए, और यहां से घूमकर हम वापस इसी रास्ते से वापस आ गए, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम यहां से ऐसे गए, यहाँ पे मुझे जगह कम मिलेगी। ठीक है, तो मैं आगे से लिखता हूँ। अरे हम ऐसे आए और वापस आ गए, फिर यहां से हम ऐसे आए, इस कर्व के पास गए, फिर यहां से आए, ये कर्व एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर हम वापस ऐसे वापस आ गए। तो ये देखिए, तो ये जो सी कर्व है, इसके अंदर मैंने ऐसे ढेर सारे कर्व दिए, यहाँ पर सिर्फ मैं 2 और 3 कर्व शो कर रहा हूँ, 2 और 3 को इंक्लोज करने वाला कर्व, क्योंकि 2 और 3 पर सिंगलिटी है। तो C2 कर्व ये हो गया C1 कर्व, और ये हो गया C2 कर्व, और बाकी सारे कर्व जो अगर आप यहाँ बनाते हो, ऐसे बना दो C4, ये बना दो C5, ऐसे ढेर सारे कर्व्स जो इस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट्स को कवर करें, बहुत नजदीक नजदीक। तो इन सारे कर्व्स के बाहर ही तो होंगे सिंगुलरिटीज, तो जब इन सारे कर्व के अंदर सिंगुलरिटी नहीं है, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम इन सारे कर्व्स के लिए 0 दे देगी। तो यानी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ओनली प्लस C1 और C2, बाकी नहीं लिखा, क्योंकि बाकी जगहों पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी और वहां पर रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, बाकी जगहों पर जब आप ये लिखोगे +C3 और ये पूरा का पूरा लिख दोगे इंटीग्रेंड, तो जाहिर सी बात है C3 में जो C3 है उसके कर्व के बाहर है पॉइंट 2 और 3, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से 0 हो जाएगा। सिर्फ C1 और C2 के अंदर सिंगुलरिटी है, इसलिए मैंने C1 और C2 लिखा। आगे बात सुन में, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन है ये कि आप किसी कर्व सी को में जिसमें आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, आप उस कर्व सी के अंदर ढेर सारे कर्व बना दीजिए, मल्टीपली कनेक्टेड हो सब, तो इनको कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, मल्टीपली कनेक्टेड कर्व, जो कि सी के अंदर के सारे पॉइंट्स को कवर कर लें। ऐसे ढेर सारे कर्व बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ हमारे काम के कौन से कर्व है, C1 और C2, क्योंकि C1 के अंदर एक सिंगुलरिटी है और C2 के अंदर दूसरी सिंगुलरिटी है। यही रीजन था जब मैंने C1 में काम किया तो Z-3 ऊपर ले गया, क्योंकि Z-3 तो C1 में अंदर है ही नहीं, और जब C2 पर काम किया तो Z-2 पर ले गया, क्योंकि Z-2 C2 के अंदर है ही नहीं। और कॉची इंटीग्रल थ्योरम Z-1 तभी डिनोमिनेटर में आएगा
जब वो सिंगुलरिटी अंदर होगी। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज कर लिया। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। जरा मैं देख लूं बुक में कौन सा न्यूमेरिकल करना है। इवेल्युएट सी z+1 अपॉन z-3 z-1 dz where c is mod z equal to 2। ये वाला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपकी सिंगुलरिटी किससे दी जाएंगी? डिनोमिनेटर को 0 कर दो, लिखो singularities are given by z-3 z-1 is equal to 0। So this implies z equal to 1,3। रीजन ड्रॉ करो, x y जेड प्लेन ओरिजिन। तो मॉड जेड इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस सी मॉड जेड इक्वल टू 1, रेडियस 2, तो +2 और -2। तो कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? सिर्फ 1 लाई करेगा, 1 1 अंदर लाई करेगा और 3 बाहर होगा। हियर ओनली z इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड सी। सिर्फ सी के अंदर z इक्वल टू 1 लाई कर रहा है। हेंस तो जब z इक्वल टू 1 ही लाई कर रहा है तो z-3 बेकार हो गया। तो सी z+1 अपॉन z-3 और z-1 dz इक्वल टू, तो z-3 आपका न्यूमेरेटर के साथ मर्ज हो जाएगा, z+1 अपॉन z-3, सिर्फ नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में z-1। देखो पिछले न्यूमेरिकल में दोनों सिंगुलरिटी अंदर थी, तो मैंने C1 और C2 प्लस करके दिखा। यहां पर सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी अंदर है, तो बस इक्वल टू 2πi f ऑफ माई +1। वही तो अंदर है, z-a है तो a की वैल्यू ये है। ठीक, लिखो हियर fz कितना है बेटे? z+1 अपॉन z-3। सो दिस इंप्लाइज f1 क्या हो जाएगा? 1+1 अपॉन 1-3 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2πi। आया समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको 3 वैरायटीज कवर करा दी। कैसे रिवाइज करा देता हूं आपको तीनों वैरायटीज। पहली वैरायटी पहली वैरायटी ये थी जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर दिया हुआ था, z+1, ठीक है, और -1 सिंगुलरिटी अंदर थी। तो इसमें हमने सीधा फार्मूला लिख दिया fz अपॉन z-6। फार्मूला यही चलेगा, बस लिखने का तरीका बदलता जाएगा। दूसरी मैंने प्रॉब्लम कराई जिसमें दो सिंगुलरिटी थी और दोनों ही सर्किल के अंदर थी। तो मैंने इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक बार एक सिंगुलरिटी वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर में रखा, दूसरी बार दूसरी सिंगुलरिटी वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर में रखा, और बचा हुआ फैक्टर ऊपर ले गया दूसरा फैक्टर। जब z-2 को नीचे रोका तो z-3 ऊपर ले गया, और जब z-3 को नीचे रोका तो z-2 ऊपर ले गया। और तीसरी वैरायटी मैंने कराई, फैक्टर तो दो हैं लेकिन एक सिंगुलरिटी अंदर है, दूसरी सिंगुलरिटी बाहर है। तो जो दूसरी सिंगुलरिटी बाहर है z-3 वाली, तो ये फैक्टर ऊपर चला अपने आप, हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक प्रॉब्लम और करा रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार इसमें सर्किल आता है तो मैं थोड़ा सर्किल के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा। क्वेश्चन, इवैल्यूएट
इवेल्युएट इंटीग्रल सी z+4 अपॉन, इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको यह समझाऊंगा कि अब मगर आपको रीजन ड्रॉ नहीं करना, तो बिना रीजन ड्रॉ किए आप कैसे पता कर पाओगे कि पॉइंट अंदर है कि बाहर है, पहला। दूसरा, पॉइंट भी मैं आपको इमेजनरी दूंगा, वेयर C is the circle, C is the circle number 1 mod z plus 1 minus 1 plus I is equal to 2. Number 2 mod z is equal to 1. दो न्यूमेरिकल एक साथ कर रहा हूं उसमें। लिखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये देखो, ये न्यूमेरिकल ऐसा है, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, सिंगुलरिटी सबसे पहले निकालना है और दो रीजन दिए हुए। और ये न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं अब आपको सर्किल बनवाऊंगा ही नहीं। ये न्यूमेरिकल कराने का मेरा पर्पस था। हालांकि देखो, कॉची इंटीग्रल फार्मूले की सारी वेराइटीज मैंने कवर कर दी, आप आराम से न्यूमेरिकल लगा सकते हो, लेकिन इस न्यूमेरिकल को कराने का मेरा पर्पज है कि आपको सर्किल में ड्रॉ नहीं कराऊंगा। बिना सर्किल ड्रॉ किए आप पॉइंट पता कर सकते हो सर्किल के अंदर है कि बाहर। वो कैसे? तो सबसे पहले आप ये लिखो, सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं होंगे बेटे। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 2। सो z इक्वल टू, एक सिंगुलरिटी हो गई -1 प्लस 2i और दूसरी सिंगुलरिटी हो गई -1 माइनस 2i। दो सिंगुलरिटी हो गई। अब आपको ये पता करना है बेटा कि ये सिंगुलरिटी अंदर है सर्किल के कि बाहर है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला कर्व ले रहा हूं, नंबर 1 C सच डेट C कैसा है, मॉड z प्लस 1 प्लस I इज इक्वल टू 2। तो एक काम करो, आप सबसे पहले बेटे एक बार z की वैल्यू इसमें रख दो, z इक्वल टू -1 प्लस 2i को ले लो। उसके लिए क्या बन जाएगा, z इक्वल टू -1 प्लस 2i के लिए बन जाएगा मॉड, सीधे यहां पर रख दो, -1 प्लस 2i प्लस 1 प्लस i। जिनको सर्किल ड्रॉ करने में दिक्कत है उनके लिए, तो -1 से -1 कैंसिल, +1 कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस 3i, ठीक, सॉरी इक्वल टू 2 नहीं लिखना है बेटे, सॉरी इक्वल टू 2 अभी नहीं लिखेंगे। सो मॉड z -1 प्लस 2i प्लस 1 प्लस i। आपने क्या किया, यहां पर z मॉड z प्लस 1 प्लस i की जगह रख दिया, इसकी जगह, ठीक। तो z की वैल्यू आपने ली -1 प्लस 2, तो ये किसके बराबर हो गया, इक्वल टू मॉड 3i। और मॉड 3i किसके बराबर होता है, अंडर रूट 9, 3 का स्क्वायर यानी 3। ये 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, और सर्किल का रेडियस क्या है, 2 है, ठीक। हेंस -1 प्लस 2i लाइज आउटसाइड C, कर्व C, आउटसाइड द कर्व C। अब दूसरा पॉइंट ले लो, z इक्वल टू -1 माइनस 2i। तो जब z इक्वल टू -1 माइनस 2i लिया, तो यहां पर रख दो z प्लस 1 प्लस i पे, यही तो आपका सर्किल की इक्वेशन है। तो -1 माइनस 2i प्लस i किसके बराबर हो गया, मॉड माइनस i। और मॉड माइनस i क्या हो गया, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, जो कि 2 से छोटा है, यानी सर्किल के अंदर है। हेंस -1 माइनस 2i लाइज
इनसाइड द सर्किल सी, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट सर्किल सी के अंदर लाई कर रहा है। एक्चुअल में बेटे कर्व जो मैंने अभी तक प्लॉट कराए हैं, कर्व प्लॉट करना कोई कंपलसरी नहीं है, बस आपको शो करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट अंदर है, कौन सा पॉइंट बाहर है। तो बस आपको पता चल गया सिर्फ एक ही पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, -1 -2i। तो अब आप इस डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में लिखो। हैंस इंटीग्रल सी z+4 अपॉन z² प्लस 2z प्लस 5 dz इक्वल टू इंटीग्रल सी z+4 अपॉन z माइनस, जब देखो जो वैल्यूज है वो ये रूट्स है, तो z माइनस पहला रूट लिख दो -1 + 2i, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा रूट लिख दो बेटे z माइनस -1 -2i dz। तो कौन सा आपकी सिंगुलरिटी अंदर लाई कर रही है? ये वाली -1 -2i। तो इसको रोक लो और इसको न्यूमेरेटर में ले जाओ, इज इक्वल टू सी z+4 अपॉन z, अब माइनस साइन को भी अंदर ले जाओ, z+1 -2i अपॉन z माइनस -1 -2i dz। Hence, by Cauchy integral formula, लिख दो Cauchy integral formula, integral formula इंटीग्रल सी, क्वेश्चन क्या था, z+4 अपॉन z² प्लस 2z प्लस 5 z² प्लस 2z प्लस 5 dz इक्वल टू 2πi f ऑफ ये वाला -1 -2i, 2πi f ऑफ -1 -2i। ठीक, अब चलिए भाई fz क्या है देखते हैं। fz क्या है? ये z+4 अपॉन z+1 -2i, fz इक्वल टू z+4 अपॉन z+1, सॉरी एक बार देख लें, दो z+1 -2i, z+1 -2i। तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? f ऑफ -1 -2i, तो z की जगह रख दो -1 -2i प्लस 4 अपॉन -1 -2i प्लस 1 -2i। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिल जाएगा बेटे? न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 -2i और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -4i। सो इज इक्वल टू 2πi 3 -2i अपॉन -4i। i से i कैंसिल और 2 2 जा 4, तो ये हो गया, और माइनस साइन यहां अंदर मर्ज कर दो ब्रैकेट के, तो पाई 2i -3। ठीक, आगे बात समझ में? इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब बेटे मैंने हालांकि लिखा तो था, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो गया डेरिवेटिव वाला, तो अभी आप खाली इन्हीं तीनों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। मैंने पर्पस तो ये था मेरा कि मैं आपको आज डेरिवेटिव वाला भी पढ़ा दूं। ये रहा, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव करा ही देता हूँ, एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, बस आप लोग फिर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल थे, यहाँ पर आपने समझ लिया होगा 3 वैरायटीज थी, तीनों वैरायटी कवर कर ली। एक जिसमें खाली एक सिंगुलरिटी थी, दूसरी वैरायटी जिसमें एक से ज्यादा सिंगुलरिटी थी, तो उसमें हमने कर्व को इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक, तीसरी वैरायटी एक सिंगुलरिटी अंदर और एक सिंगुलरिटी बाहर थी, वो ये वाला न्यूमेरिकल करा।
चौथा क्वेश्चन में जो मैंने किया उसमें आपको सर्किल प्लॉट किए बगैर ये सिखा दिया कि सर्किल में अंदर कौन सी सिंगुलरिटी लाई करेगी, कौन सी बाहर। ये आप पीछे भी यूज कर सकते हैं, हर पिछले न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट नहीं करना चाहते तो क्योंकि आपकी इक्वेशन सर्किल की दी हुई है, बस आप सर्किल की इक्वेशन में रखिए, फिर चेक कर लीजिए जो वैल्यू आई है वो रेडियस से ज्यादा है या रेडियस से कम। ठीक है, बस ये आपको चेक करना होगा। अब ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बताऊं। इस क्वेश्चन में आप देखो सिंगुलरिटी सिर्फ एक, रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, किसी भी डिनोमिनेटर में मैंने पावर नहीं लगाया। ये देखिए z-2 अलग, z-3 अलग। यहां देखिए z-3 इंटू z-1। यहां देखिए। तो यार मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, z-3 का होल स्क्वायर आ जाता, तो क्या करते? अगर z-3 का या z-1 का होल स्क्वायर आ जाता, चलो यही न्यूमेरिकल कर लें और इस न्यूमेरिकल पे ही ध्यान दो। अगर यहाँ पे मैं होल स्क्वायर लिख देता तो क्या आप ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा पाते? नहीं लगा पाते बेटे, क्योंकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला तो होल स्क्वायर के लिए है ही नहीं। कॉची इंटीग्रल फार्मूला तो क्या है? एफ जेड अपॉन z-a, यही तो है, इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। और अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दूं, होल क्यूब लगा दूं, तो आप फंस जाओगे। कॉची इंटीग्रल आप ये थोड़ा करोगे कि एक फैक्टर रोक लोगे और बाकी दो फैक्टर ऊपर ले जाओगे न्यूमेरेटर में। सिंगुलरिटी जिस फैक्टर की वजह से आई है वो फैक्टर तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वहां पर डिनोमिनेटर में कोई भी पावर लगी हो आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे ये देखिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये क्या कह रही है? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन आर, then its derivative at any point z equal to a of r is also analytic in R and is given by f dash a equal to 1 upon 2 pi I f z upon z minus a का होल स्क्वायर। ठीक, जहां पर एक लाइन में लिखना भूल गया, वेयर, यहां पर लिख दे रहा हूं, वेयर C is any closed curve, any closed curve in R surrounding the point z equal to a, यानी ए पॉइंट अंदर है। तो ये फार्मूला फिर वही बात यूज कैसे होगा? अगर स्क्वायर है तो ये फार्मूला ऐसे यूज होगा, z-a का होल स्क्वायर dz इक्वल टू 2 पाई आई एफ डैश ए, या आप ऐसे बोलो 2 पाई आई डी बाई डी जेड एफ जेड। एफ जेड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर जेड की जगह ए लिख देंगे। ये फार्मूला ऐसे यूज होगा अगर होल स्क्वायर है। इन जनरल अब किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो तो ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। तो जेड माइनस ए पर जितनी पावर है उससे एक कम, एन फैक्टोरियल, एन प्लस 1 इसीलिए लिख दिया है, एक कम अपॉन 2 पाई आई, और उतनी बार आपका फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एन अपॉन डी जेड एन एफ जेड, और जेड की जगह आप लिख दोगे ए। यानी अगर डिनोमिनेटर पर पावर है तो यानी सिंगुलरिटी आपकी सिंपल नहीं होकर डिफरेंट, मोर देन वन ऑर्डर की है। अगर ऑर्डर एक से ज्यादा है सिंगुलरिटी का तब आप ये वाला यूज करोगे। ठीक, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। बस एक ही न्यूमेरिकल करूंगा, बाकी आप लोग अपने आप कर लेना है ना। एक ही न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट मुझे न्यूमेरिकल देखने दीजिए।
evaluate c sin square z upon z minus pi by 6 a whole cube dz, where c is the circle mod z इक्वल टू 1। ये वाले सर्किल तो ड्रॉ ही कर दिया करेंगे यार, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। तो इन्हें ड्रॉ करने में कोई बहुत बड़ी अपने को समस्या नहीं है। वो जो पिछला न्यूमेरिकल मैंने किया था उसमें ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मॉड जेड इक्वल टू 1 और ये क्या है, सर्किल सी। ठीक, सेंटर ओरिजिन 1 1 -1। ठीक, एक्स, इसे ड्रॉ करने में क्या, बस आपको लिखना ही तो है यार, वाई जेड। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। सिंगुलरिटी, अब देखो बेटा क्यूब लगा दिया ना मैंने, तो यानी कॉची इंटीग्रल फार्मूला का डेरिवेटिव वाला यूज होगा।